का फिजिक्स मंत्र 24/7। तो लास्ट वीडियो आपने इंग्लिश में देखी थी, आइए उससे इंग्लिश वाले बच्चों का तो भला हो गया, मगर हमारे हिंदी भाई बहनों का काम नहीं हो पाया। तो आइए उसी के लिए बेटा हिंदी मीडियम का मैं आज लेके आया हूँ कार्बन और उसके यौगिक, ठीक है। और अगर अच्छे नंबर चाहिए आपको पूरे, ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, शुरू से आखिरी तक इस पूरा वीडियो को देखिए। लगभग जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें बेटा उनको मैंने कवर कराया है, ठीक है। और अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हैं तो आपको ठीक ठाक नंबर, ठीक ठाक मैं क्या बोलूँ, लगभग ये 8 से 9 नंबर का पेपर में आता है। आपको 8 नंबर तो पूरा लगभग फंस जाता है, इसके बाहर बेटा लगभग कुछ नहीं आता है, ठीक है। तो लगभग हम सारे टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे तो अब बचा क्या, लगभग पूरा पेपर इसी से आना है। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। मतलब पहला टॉपिक है बेटा कार्बन की उपलब्धता, यानी बेटा कार्बन कहाँ कहाँ पर है। तो जितनी भी बेटा जीवित चीज़ें हैं, ठीक है, जैसे हम तुम सारे लोग जितने भी जीवित हैं, हमारे जीवन का आधार है बेटा कार्बन, ठीक है। हम सब में बेटा क्या है, कार्बन, भले वो डायरेक्ट ना हो, किसी और फॉर्म में हो, जैसे प्रोटीन के रूप में, कार्बोहाइड्रेट के रूप में, वसा के रूप में, न्यूक्लिक अम्लों के रूप में हमारी बॉडी में कार्बन होता ही है बेटा, ठीक है। और कार्बन कहाँ पर बेटा, कोयले में, पेट्रोल में, जितने भी बेटा आपके ईंधन है, जीवाश्म ईंधन, ठीक है। जीवाश्म ईंधन वो जो पृथ्वी के नीचे बहुत साल पहले दब गए और उसके बाद वो ईंधन के रूप में बदल गए, तो इन सब में बेटा क्या है, कार्बन, ठीक है। हवा में बेटा कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, ठीक है, हवा में भी कार्बन है, ठीक है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में पाई जाती है। तो देखा जाए कार्बन लगभग बेटा सभी जगहों पर है, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा सहसंयोजक बंध। सहसंयोजक बंध क्या होता है बेटा, सहसंयोजक बंध वे बंध होते हैं जो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के साझाकरण के परिमाण के स्वरूप बनते हैं। यानी अगर आपको याद हो आयनिक यौगिक जो थे बेटा, जैसे NaCl वाला, तो सोडियम ने क्या किया था बेटा, एक इलेक्ट्रॉन दिया था, और क्लोरीन ने बेटा एक इलेक्ट्रॉन क्या किया था, लिया था। तो यहाँ पर लेने देने से जो इलेक्ट्रॉन बने थे उनको, लेने देने से जो यौगिक बने थे उनको हमने क्या बोला था बेटा, आयनिक यौगिक। मगर यहाँ पर बेटा सहसंयोजक बंध क्या है, सहसंयोजक बंध जो होते हैं ये लेने देने से नहीं बनते, ये साझाकरण के परिमाण के स्वरूप बनते, यानी इलेक्ट्रॉनों का यहाँ पर साझा होता है, ठीक है बेटा, ठीक है। तो ये अपने बाह्य कोश को भरने के लिए याद करिए बेटा, मैंने आपको बताया था कि सारे जितने भी तत्व हैं ये सब अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहते हैं, ठीक है। अपनी बाह्यतम कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन हैं उनको अष्टक को अपने पूरा करना चाहते हैं। अब इसके लिए वो दूसरे से रिएक्शन करते हैं। तो अब यहाँ पर सहसंयोजक बंध में ये दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है बेटा, साझा, और इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, सहसंयोजक बंध। अब ये बेटा 3 प्रकार के हैं, एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध। आइए देखते हैं बेटा। तो एकल बंध क्या है बेटा, आइए इसको समझते हैं। इसको अगर आपको समझना है तो सबसे पहले हाइड्रोजन को आपको मिलना पड़ेगा। हाइड्रोजन क्या है बेटा, हाइड्रोजन के पास बेटा एक इलेक्ट्रॉन होता है। कितना इलेक्ट्रॉन होता है, एक, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, एक ही प्रोटॉन। अब इसको 2 चाहिए, इसको क्या चाहिए, अपनी वैलेंसी को पूरा करने के लिए, संरचना पूरी करने के लिए इसको 2 बनाने हैं, ठीक है। अब ये 2 कैसे बनाएगा, तो 2 के लिए बेटा ये क्या करता है, दूसरे हाइड्रोजन के पास जाता है, उससे बात करता है, कहता है कि बेटा एक काम करो, मेरे 2 पूरे कराओ। इसके पास भी कितना है बेटा, 1, और दूसरे हाइड्रोजन से बात करता है, कहता है तुम्हारे पास कितने हैं, उसके पास भी भाई 1। तो हाइड्रोजन के कितने हो गए बेटा, इस तरीके से यहाँ पर इन लोगों ने क्या कर ली, आपस में साझा कर लिया, आपस में इलेक्ट्रॉनों की क्या कर लिया, साझा। इन्होंने इसके क्या करा दिए बेटा, 2 पूरे। अब जब इनकी बारी आई तो इन्होंने कहा ये देखो मेरे भी 2 पूरे, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से इनके बीच में एक एक इलेक्ट्रॉनों की, एक जोड़ी इलेक्ट्रॉनों की साझा हुआ, ठीक है, साझा हुआ, ठीक है, साझेदारी हुई, तो बेटा इनके बीच में क्या बना, एकल बंध। तो जब एक एक इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो, ठीक है, साझा हो, इसको बेटा हम क्या बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड। इनके बीच में क्या बनता है, सिंगल बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बेटा किसका एग्जाम्पल होता है, सिंगल बॉन्ड का, ठीक है। डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड बेटा द्विबंध क्या होता है, द्विबंध को अगर आपको समझना है तो बेटा इसके लिए आपको ऑक्सीजन की मदद लेनी पड़ेगी। ऑक्सीजन का नंबर होता है बेटा 8, कितना होता है, 8। तो इसका अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखूं तो बेटा वो आएगा 2,6। इसका अष्टक नहीं पूरा है।
अब इसका अष्टक क्यों नहीं पूरा है? क्योंकि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। अब वो 2 इलेक्ट्रॉन इसको कौन दे देगा? तो इसके लिए बेटा ये क्या करता है, अपने जैसे दूसरे ऑक्सीजन के पास जाता है और उसे कहता है भाई मेरे पूरे 2 कराइए, मेरे 2 इलेक्ट्रॉन दीजिए। उसको भी भाई 2 की ज़रूरत है, यानी आपस में दोनों को बेटा ज़रूरत है। तो कार्बन के पास टोटल बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 6। तो इस तरीके से मैंने क्या बना दिया? 6। दूसरे के पास बेटा गया, उसके पास भी कितने थे? 6। ये देखिए बेटा, तो इसके कितने हो गए? 6। इन्होंने बेटा आपस में देखिए इसके कितने हो गए? 6 2 8 लिए दिए नहीं इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे लेना देना तो है ही नहीं, बस क्या हुआ बेटा? साझा। ये देखिए, तो इस तरीके से इनके अगर हम देखें तो इसके भी 8 पूरे, इनके भी देखें तो क्या हो गए? 8 पूरे। और यहाँ पे देखिए 2 जोड़ी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई है, इसीलिए बेटा इनके बीच में क्या हो जाता है? डबल बॉन्ड बनता है। क्या बनता है बेटा? द्विबंध। और इसको क्या बोलते हैं बेटा? O2। क्या बोलते हैं बेटा? O2। अब जब ये साझेदारी 3-3 इलेक्ट्रॉनों की हो, ठीक है, तो बेटा इसको बोलते हैं 3-3, यानी 3-3 का युग्म, यानी 6 इलेक्ट्रॉनों का साझा हो, तब बेटा उसको हम त्रिबंध बोलते हैं। ये आपको नाइट्रोजन में देखने को मिलता है। नाइट्रोजन में कैसे? ये देखिए बेटा, नाइट्रोजन का नंबर होता है बेटा 7, तो यानी इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2,5। कितना होगा बेटा? 2,5। अब इसको एक्स्ट्रा पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब 3 इलेक्ट्रॉन इसको कौन देगा? तो बेटा ये फिर नाइट्रोजन गया अपने ही जैसे दूसरे नाइट्रोजन के पास, और इनके पास कितने थे बेटा? क्योंकि दोनों को ज़रूरत है भाई, जैसे यहाँ पर क्या हुआ, इसके पास गया, इसके पास भी कितने थे बेटा? 5। तो ये देखिए, अब यहाँ पर कितने कितने की साझेदारी हुई? यहाँ टोटल कितने हो गए बेटा? 8। कितने हो गए? 8। यहाँ पे भी कितने हो गए बेटा? 8। तो टोटल यहाँ पर कितने की साझेदारी हुई? 3-3 इलेक्ट्रॉनों की, यानी 3 पेयर, 3 जोड़ी इलेक्ट्रॉनों की क्या हुई? साझेदारी। इसीलिए बेटा N2 में आपको क्या देखने को मिल रहा है? ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है? ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो नाइट्रोजन में आपको देखने को मिलेगा ट्रिपल बॉन्ड, ऑक्सीजन में देखने को मिलेगा क्या बेटा? डबल बॉन्ड, और हाइड्रोजन में आपने क्या देखा? सिंगल बॉन्ड। ठीक है बेटा, सिंगल बंध। थोड़ा बहुत इंग्लिश में भी बोलिए, नहीं तो अब सब प्योर हिंदी में ही, थोड़ा इंग्लिश में भी 1-2 शब्द अब समझिए। ठीक है, तो ये कैसे बंद है बेटा? सहसंयोजक बंध। सहसंयोजक बंध वो बंध है जो शेयरिंग से बने, ठीक है, साझेदारी से बने। ये सारे इलेक्ट्रॉन कैसे बने बेटा? साझेदारी से। ठीक है, तो ये आपके हो गए। और कई बार बेटा पूछा गया है कि ऑक्सीजन में कौन सा बंध है, एमसीक्यूज में हाइड्रोजन में कौन सा बंध है, तो इसको बहुत सीरियस लीजिएगा। सर्वोन्नतोमुखी प्रकृति, ठीक है, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। सर्वोन्नतोमुखी का मतलब, ये थोड़ा मेरे मुंह से प्रोनाउंस अच्छा नहीं होता है, ठीक है, तो मैं इंग्लिश में इसको बोल दे रहा हूँ वर्सेटाइल नेचर। ठीक है बेटा, वर्सेटाइल का मतलब होता है, हिंदी में इसको मैं समझा दूं कि एक ऐसी चीज जो सब कुछ कर लेती है। सब कुछ का मतलब बहुत कुछ। ठीक है, आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि कार्बन क्या क्या कर लेता है। ठीक है, इसीलिए कार्बन पूरा चैप्टर बना है, क्योंकि कार्बन के इतने सारे गुण हैं और उनको एक ही चैप्टर में एक साथ रखा जाए तभी हम पूरा पढ़ पाएंगे। इसीलिए ये चैप्टर बेटा इतना लंबा है, और आपने देखा होगा जब भी आपने स्कूल कॉलेजेस में आपने ये पढ़ा होगा, बहुत दिनों तक ये चैप्टर चला। क्यों? क्योंकि इतना स्टाइल ही कार्बन का निराला है। तो देखिए बेटा, कार्बन का जो पहला गुण है वो है चतुस्संयोजी, यानी जो कार्बन है इसकी चतुर्संयोजकता होती है। कार्बन क्या होता है बेटा? टेट्रावेलेंट होता है। यानी अभी आपने देखा था कि कार्बन ने अपना अष्टक पूरा करने के लिए 4 हाइड्रोजनों का सहारा लिया। ठीक है, या 4 किसी भी तत्व का, ठीक है, वो सहारा ले सकता है। ठीक है, और इसी गुण को बेटा हम क्या बोलते हैं कि कार्बन की संयुक्ता कितनी होती है? 4। चतुर्संयुक्ता कार्बन प्रदर्शित करता है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है बेटा श्रृंखलन। यानी कार्बन के अंदर एक बहुत अच्छी चीज होती है कि कार्बन को जब कोई नहीं मिलता संयुक्ता पूरी करने के लिए अपनी, तो ये खुद से चेन बनाता चला जाता है। कार्बन परमाणु एक दूसरे के साथ बंध बनाकर लंबी लंबी श्रृंखलाएं, ठीक है बेटा, लंबी लंबी श्रृंखलाएं, वलय, रिंग बनाने की इनके अंदर क्या होती है? क्षमता होती है। ठीक है बेटा, तो ये लंबी लंबी क्या बना लेते हैं? चेन। और चेन ऐसी नहीं, लंबी लंबी ऐसे चेन भी बना लेंगे, शाखा में ऐसे ब्रांच बना लेंगे, रिंग बना लेंगे, वलय बना लेंगे, यानी ये सब कुछ इस तरीके से बनाते रहते हैं। ठीक है,
सहसंयोजक बंध, ठीक है। कार्बन में सहसंयोजक बंध यानी कार्बन में भी इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, साझेदारी होती है। यानी ये भी अपना इलेक्ट्रॉन ले दे नहीं सकता, इसको भी क्या करना पड़ता है, साझा करना पड़ता है। अब साझा करना क्यों पड़ता है, आइए इसको पूरा डिटेल में समझते हैं। यहाँ कार्बन का नंबर बेटा कितना हो गया, 6। यानी इसके पहली कक्षा में यानी के जो नाभिक के चारों ओर क्या होती है बेटा, चलिए मैं पूरा डिटेल में ही आपको बताता हूँ। यहाँ पे बेटा दिया है, आइए मैं पूरा आपको 9th में ले चलता हूँ। 9th में क्या आपने पढ़ा था बेटा कि कोई भी नाभिक हो, किसी भी एटम के अंदर, अणु के अंदर क्या होता है बेटा, नाभिक होता है। क्या होता है, नाभिक। और नाभिक में क्या होता है बेटा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और उनके चारों ओर बेटा बाह्यतम कक्षाएं होती हैं जिनमें क्या होते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो रूल क्या था बेटा, के एल, ठीक है बेटा। इसमें यहाँ पे होता था बेटा m, मगर इसमें 4 ही हैं, 6 ही इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इसमें हो गए बेटा, 4 इसमें हो गए, इस तरीके से, ठीक है बेटा। तो अब इसमें प्रोटॉन कितने होते हैं बेटा, एक चीज और समझ लीजिए, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं बेटा, प्रोटॉन। तो अब यहाँ पे देखिए प्रोटॉन कितने हैं, 6। तो कार्बन ले दे क्यों नहीं सकता है, हम लोग इसकी तहकीकात कर रहे हैं। कार्बन को आखिर सहसंयोजक बंध बनाना क्यों पड़ा, ठीक है, तो हम लोग इसकी तहकीकात कर रहे हैं। आइए पूरा डिटेल में समझते हैं। तो अब अगर कार्बन सोचे कि हम अपना अष्टक पूरा कर लें 4 इलेक्ट्रॉन ले करके, तो अगर 4 इलेक्ट्रॉन ये लेगा तो टोटल इलेक्ट्रॉन देखिए, टोटल इसके पास कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है, और ये 4 अगर लेगा तो टोटल कितने हो जाएंगे, 10। अंदर बेटा प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉन तो बेटा सिर्फ 6 ही हैं, प्रोटॉन कितने हैं अंदर, 6। तो अब इसको बेटा अगर इलेक्ट्रॉन 10, प्रोटॉन कितने 6, तो वो इसको बैलेंस नहीं कर पाएंगे, ठीक है बेटा, वो इसको बैलेंस नहीं कर पाएंगे, इसको संभाल नहीं पाएंगे। हमारा जो नाभिक है बेटा वो अनस्टेबल हो जाएगा, वो इसको संभाल नहीं पाएगा। अब ये सोचे कि लाओ हम 4 इलेक्ट्रॉन दे दें, तो 4 इलेक्ट्रॉन हम क्या करें, दे दें। तो अब देने में समस्या क्या है बेटा, अगर अंदर प्रोटॉन कितने बेटा 6 और इलेक्ट्रॉन इसको 4 देने पड़ेंगे। अब ये 4 देने के लिए प्रोटॉन होते हैं बेटा पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं नेगेटिव, तो बेटा इनके बीच ऊर्जा बहुत ज़्यादा लगेगी। अगर इसको 4 इलेक्ट्रॉन त्यागने हैं तो इसके लिए ऊर्जा बहुत ज़्यादा लगेगी। तो बेटा तय रहा कि ना इलेक्ट्रॉन ये दे सकता है ना ये ले सकता है। अगर देगा तो ऊर्जा ज़्यादा लगती है, और अगर ये लेगा तो इसका नाभिक उतने इलेक्ट्रॉनों को संभाल नहीं पाता है। तो अब बेटा फिर क्या इसका घर कभी नहीं बसेगा, क्या इसका अष्टक कभी नहीं पूरा होगा, पूरा होगा। कैसे पूरा होगा, थैंक्स टू बेटा इसके लिए सहसंयोजक बंध, यानी सहसंयोजक बंध ही इसके इलेक्ट्रॉनों को अष्टक को पूरा कराएंगे। कैसे कराएंगे, आइए। कार्बन ने देखा बेटा कि मेरे पास कितने हैं 4, तो इसको पता चल चुका था कि बेटा मेरा ऐसे काम नहीं चलेगा, मुझे अपना अष्टक पूरा करने के लिए और लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये हाइड्रोजन के पास गया, हाइड्रोजन को भी बेटा एक की ज़रूरत थी, उसको भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए था। तो अब उसने इससे बात करी और क्या कर लिया, कहा कि बेटा मैं तुम्हारे 2 पूरे कराने वाला हूँ। और देखिए हाइड्रोजन के उसने क्या करा दिए, 2 पूरे करा दिए, मगर इसको अभी भी कितने की ज़रूरत है, 8 की, ठीक है। और इनको 2 की थी तो इनका काम हो गया। तो कहा और कैसे और अष्टक कैसे पूरा हो, तो बेटा इन्होंने और हाइड्रोजनों को पकड़ा, उससे भी बेटा 2 लिए, ठीक है, मतलब 1 लिया और 1 अपना लेके इस तरीके से उनके 2-2 पूरे कराने लगे। ये देखिए बेटा इनके 2-2 वो क्या कराने लगे, पूरे। अब जब बात आई कार्बन की कि मेरा अष्टक कैसे पूरा हो, तो बेटा इन्होंने कहा आपने मेरा कराया, हम आपका कराते हैं, ठीक है बेटा। तो यहाँ देखिए हाइड्रोजन के कितने हो गए, 2, हाइड्रोजन के कितने हो गए, 2, यहाँ देखिए सबके 2, और कार्बन के कितने हो गए बेटा, 8। इस तरीके से यहाँ पर क्या हुआ, कार्बन ने इन सब के साथ क्या बना लिया बेटा, सहसंयोजक बंध। क्या बना लिया बेटा, सहसंयोजक बंध। और ये जरूरी नहीं कि चारों के चारों हाइड्रोजन से ही बनाए, यही तो कार्बन की खास बात है। ये क्लोरीन मिलेगा, क्लोरीन से बना लेगा, इसको जो भी 4 मिलेंगे तुरंत वे उनके साथ तुरंत व्यवहार बनाता है, ठीक है बेटा। यानी व्यवहार मतलब कोवैलेंट बॉन्ड यानी सहसंयोजक बंध बनाता है, ठीक है, और अपने अष्टक को पूरा करता है और उनको भी पूरा करवाता है, ठीक है बेटा। तो जहाँ पर साझेदारी से बनते हैं उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, सहसंयोजक बंध।
तो अगला है बेटा बहुआबंध बनाना, यानी कार्बन के अंदर बेटा एक खास बात एक और निकली कि कार्बन मल्टीपल बॉन्ड यानी बहुआबंध बना सकता है, यानी कार्बन सिंगल भी बनाएगा, डबल भी बनाएगा और ट्रिपल बॉन्ड भी बनाएगा, वो तीनों बॉन्ड बनाने में माहिर है। ठीक है, तो अभी पहला गुण क्या था, समचतुष्फलक की प्रकृति, यानी उसकी चतुर्संयोजकता होती है, 4 लोगों से व्यवहार बना सकता है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी, संकलन, चेन बनाते जाना, रिंग टाइप का, रिंग स्ट्रेट, ठीक है, हर तरीके से। तो इस गुण को हमने क्या बोला था, संकलन। अब तीसरी प्रॉपर्टी भी देखिए बेटा, बहुआबंध। तो इसमें कार्बन क्या करता है, एकल बंध, ठीक है, एकल बंध, द्विबंध, त्रिबंध, वो तीनों टाइप के बॉन्ड बनाता है। कैसे बनाता है, आपको मेथेन वाला तो मैंने सिखा ही दिया था। मेथेन में क्या था बेटा, ये इसके पास 4 थे, इसके पास क्या थे, 4, ये एक एक हाइड्रोजनों के साथ इस तरीके से इसने यहाँ पर कैसा बंध बनाया, ये देखिए बेटा, सिंगल बॉन्ड। ठीक है बेटा, कैसा बॉन्ड बनाया, सिंगल, इस तरीके से। तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्या करता है बेटा, ये इसका स्टक क्या हो गया बेटा, पूरा हो गया, ये देखिए। तो यहाँ पर कार्बन ने क्या किया बेटा, सिंगल बॉन्ड बनाया, यानी कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाने में भी माहिर है। चलिए, तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। आइए डबल, तो कार्बन बेटा डबल बॉन्ड भी बना सकता है। कैसे बनाता है, देखिए बेटा, कार्बन के पास यहाँ कितने हो गए, 4, और यहाँ पे कितने हो गए, इस कार्बन के कितने हो गए, 4, और एक दूसरा इन्होंने पकड़ा, इसके पास भी कितने हो गए, 4। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ पर हाइड्रोजन ने, ये देखिए हाइड्रोजनों के 2 पूरे हो गए, ठीक है, इस तरीके से। इस कार्बन के कितने पूरे हो गए बेटा, 8, कितने पूरे हो गए, 8। और यहाँ पे बेटा इसके देखिए, इस तरीके से हाइड्रोजन के साथ इसके भी कितने पूरे हो गए बेटा, 8, कितने पूरे हो गए, 8। तो यहाँ पर इनके बीच में क्या हुआ बेटा, 2-2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग। यहाँ पे देखिए कितने इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग है, 2-2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग, इसीलिए इनके बीच में क्या बन गया, डबल बॉन्ड। ठीक है, इस तरीके से क्या बन गया, डबल बॉन्ड। और वो क्या बेटा, यहाँ पर क्या बना, सिंगल बॉन्ड। क्या बना बेटा, सिंगल। तो आइए आपको मैं ट्रिपल बॉन्ड भी बना के दिखाता हूँ। तो कार्बन बेटा हमारा इतना खतरनाक है कि वो सिंगल भी, डबल भी, ट्रिपल बॉन्ड बनाने को तैयार है। तो ये देखिए बेटा, कार्बन ने यहाँ पे 2 कार्बन ले लिए, 4 इलेक्ट्रॉन इसके, 4 इलेक्ट्रॉन इसके, इन्होंने हाइड्रोजनों को पकड़ा, इनके 2 पूरे करा दिए, ये देखिए बेटा, इसके 2 पूरे करा दिए। अब देखिए जब इनकी बारी आई तो ये देखिए टोटल कितने हो गए बेटा, 6 और 2 कितने हो गए, 8, और ये बेटा कितने हो गए, 8। तो यहाँ पे कितने कितने इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हुई, 1 2 3। तो इस तरीके से बेटा, इस तरीके से कार्बन ने यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड भी बनाया। तो आपने देखा बेटा, कार्बन क्या क्या कर सकता है, कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड बनाता है और ट्रिपल बंध भी। ठीक है, एकल, द्वि और त्रिबंध, तीनों बंध बनाने में कार्बन क्या है हमारा, खतरनाक है। ठीक है, बनाता है। इसीलिए बेटा हम क्या बोलते हैं, कार्बन है इसका नेचर कैसा है, वर्सेटाइल, सर्वोन्नतोमुखी प्रकृति है। पेपर में अगर आता है तो आप, अगर ये आ जाए तो तीनों चीज़ें आपको लिखनी है। जो पहली चीज़ समचतुष्फलक की प्रकृति यानी चतुर्संयोजकता, दूसरी मैंने क्या बताई, संकलन, और ये तीसरा बहुआबंध बनाना। ये कार्बन सिंगल बंध भी, द्विबंध भी और बेटा त्रिबंध भी बनाता है। कार्बन में अपरूपता, तो अपरूपता क्या है बेटा, अपरूपता एक तत्व का एक से अधिक विभिन्न रूपों में मौजूद रहने की क्षमता को। ठीक है बेटा, जब कोई तत्व एक से अधिक रूपों में क्या रहे बेटा, मौजूद रहे। ठीक है, कैसा रहे, एक से अधिक रूपों में क्या रहे, मौजूद रहे, और उसके जो परमाणु हैं वो अलग अलग तरीके से व्यवस्थित होते हैं। इन व्यवस्थाओं के कारण उनके भौतिक गुण बिल्कुल अलग और रासायनिक गुण क्या होते हैं बेटा, बिल्कुल रासायनिक गुण समान होते हैं। इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, अपरूपता। तो अपरूपता का मतलब कोई ऐसा तत्व जो विभिन्न अवस्थाओं में पाया जाए, यानी उसके भौतिक गुण क्या हो बेटा, अलग अलग, मगर रासायनिक गुण क्या हो, समान। अगर अभी भी आप नहीं समझे तो आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। यानी जैसे डायमंड बेटा, जो हीरा है, हीरे को आप देखिए बिल्कुल सफ़ेद, उसके जो भौतिक गुण है वो सफ़ेद है, चमकदार है। ठीक है, सफ़ेद है, चमकदार है और अत्यंत कठोर। ठीक है, अत्यंत कठोर, हीरा बहुत कठोर होता है। ठीक है, और
तो इसमें है क्या बेटा, हीरे में होता क्या है, कार्बन। हीरे में क्या होता है, अगर रासायनिक गुण की बात करूं तो इसमें बेटा कार्बन। और अगर आप ग्रेफाइट को देखें तो ग्रेफाइट अत्यंत मुलायम काला, ठीक है, मुलायम और काला, जरा सा छू लो टूट जाए, जरा सा भी नोक पे, पेंसिल की नोक में ग्रेफाइट ही तो यूज़ होती है, और अगर उसको देखें तो वो बिल्कुल बेटा मुलायम, तो वो टूट सकती है, ठीक है, जरा सा दाब डालने पर। तो देखिए भौतिक गुण बिल्कुल अलग, मगर दोनों में बेटा क्या है, कार्बन है, ठीक है। तो ये सब इस वजह से होता है कि उनके कार्बन तो है दोनों में, यानी रासायनिक गुण समान है, मगर उनके जो कार्बन के जो अणु हैं वो अलग अलग तरीके से व्यवस्थित होते हैं, ठीक है। तो उनकी पोजीशनिंग अलग अलग है जो उनके अणु हैं। इसी वजह से हीरा अत्यंत क्या है बेटा, कठोर होता है, ठीक है, और ग्रेफाइट क्या होता है बेटा, अत्यंत मुलायम होता है, ठीक है। तो हीरे में जो 4 परमाणु होते हैं, ठीक है, वो एक त्रिविमीय नेटवर्क बनाते हैं, ठीक है। कैसा बनाते हैं, उसमें जो जो हीरे में जो कार्बन के अणु हैं वो 3 डायमेंशन में होते हैं, ठीक है। इसी वजह से वो मजबूत, कठोर, पारदर्शी होता है। और जबकि ग्रेफाइट में क्या होते हैं बेटा, वो हेक्सागोनल शेप होता है उनका, ठीक है, और वो लेयर्स के फॉर्म में होते हैं, ठीक है बेटा। और इसी वजह से ये इतना बेटा मुलायम होता है। तो ग्रेफाइट मुलायम क्यों है, क्योंकि बेटा वो हेक्सागोनल परत दर परत होता है, इसीलिए वो बेटा मुलायम है। और हीरा इसीलिए बेटा क्या है, कठोर है, क्योंकि बेटा वो 3D नेटवर्क में रहता है। और बेटा आखिरी में आता है फुलरीन। इन सभी में बेटा क्या एक चीज़ कॉमन है, क्या, कार्बन, मगर सबकी जो देखिए गुण क्या है, बिल्कुल अलग। भौतिक गुण बिल्कुल देखने से देखिए सब अलग अलग है। और तीनों का अगर हम केमिकल कंपोजिशन देखें, रासायनिक संगठन देखें, तो वो क्या है बेटा, कार्बन, ठीक है। तो फुलरीन क्या होता है, इसमें 60 कार्बन व्यवस्थित रहते हैं एक फुटबॉल की तरीके से, ठीक है, जैसे सॉकर बॉल होती है फुटबॉल, जैसे उसमें 60, ठीक है। तो इसमें भी 60 कार्बन, यानी 60 कार्बन के एटम एक साथ बेटा व्यवस्थित रहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, फुलरीन। अगले बेटा हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं बेटा, हाइड्रोकार्बन ऐसे यौगिक होते हैं जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं, यानी वे जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं, ठीक है बेटा। तो उनको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन। अब ये कितने प्रकार के हैं बेटा, तो ये 2 प्रकार के हैं, ठीक है, संतृप्त और बेटा असंतृप्त। संतृप्त में क्या होता है बेटा, संतृप्त जो होते हैं उनमें सिर्फ एकल बंध होता है, क्या होता है बेटा, एकल बंध, ठीक है। और इसको एकल बंध, और इसको हम एल्केन कहते हैं, क्या बोलते हैं, एल्केन। और इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, CnH2n+2, ठीक है बेटा। तो इसका जो जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2। अगला बेटा होता है असंतृप्त, इसमें बेटा होते हैं द्विबंध या त्रिबंध, यानी असंतृप्त वाले की जो खास बात है, इनमें एक आपको डबल बॉन्ड या आपको एक सिंगल ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलेगा। और डबल बंड वाले को हम क्या बोलते हैं, बंद वाले को एल्कीन बोलते हैं, और ट्रिपल बंद वाले को, एक्चुअली बंद मेरे मुंह से नहीं निकलता है, बार बार बॉन्ड समझ लीजिए। तो जो डबल बॉन्ड वाला होता है उसमें बेटा उसको हम क्या बोलते हैं, एल्कीन, और जो ट्रिपल बॉन्ड वाला होता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, एल्काइन, ठीक है बेटा। तो इसका सूत्र क्या होता है, इसका सामान्य सूत्र CnH2n, इसका क्या हो जाएगा, CnH2n-2, ठीक है बेटा। तो ये क्या हो जाएगा, कह दो ना +2, ठीक है। तो इसका सामान्य सूत्र क्या है, कह दो ना +2, कह दो ना, और कह दो ना -2। आप इस तरीके से इसको ट्रिक से याद कर सकते हैं, मुझे ये अच्छा लगता है, ये ट्रिक अच्छी है। आगे देखिए बेटा, तो नेक्स्ट अभी जो चार्ट में समझा उसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ लेते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है, इन हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणु केवल एकल बंधों द्वारा जुड़े होते हैं, ठीक है, इनके बीच में बेटा सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है। इनको एल्केन बोलते हैं, इनका फॉर्मूला मैंने आपको क्या बोला था, CnH2n+2, ठीक है बेटा। इनके एग्जाम्पल क्या है बेटा, अच्छा इनके सब में बेटा जितने भी एल्केन होते हैं इनके पीछे आखिरी में एन आता है, क्या आता है, एन, ठीक है। तो जैसे मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, तो ये जितने भी सिंगल बॉन्ड वाले हैं, ठीक है बेटा, जितने भी ये सब क्या है बेटा, सिंगल बॉन्ड वाले हैं जिनके बीच में सिर्फ एकल बंध होता है, इनको हम क्या बोलते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अगला बेटा क्या है,
असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की खास बात क्या है, इनके बीच में या तो एक दोहरा बंध होगा या तो एक क्या होगा बेटा, तिहरा बंध होगा। अगर दोहरा बंध है तो हम इसको क्या कहेंगे, एल्कीन, और अगर हम ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, तिहरा बंध है तो हम इसको क्या कहेंगे बेटा, एल्काइन। क्या कहेंगे, एल्काइन। तो इसका जो सामान्य सूत्र क्या बोला था बेटा मैंने, CnH2n, और इसका क्या हो जाएगा बेटा, CnH2n-2। ठीक है बेटा, तो ये क्या हो गया बेटा, एथीन। ये आपका क्या हो गया बेटा, एथीन। देखिए बेटा, इसके बीच में आपको क्या देखने को मिला, डबल बॉन्ड, इसीलिए बेटा ये क्या है, असंतृप्त। और तीसरा ये जो एथाइन है, ये बेटा ऐसे बनता है, ये आपका क्या हो गया बेटा, एथाइन। तो ये दोनों ही आपके क्या है बेटा, असंतृप्त। ठीक है, अगर डबल बॉन्ड है तो एल्कीन कहा जाएगा, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो इसको एल्काइन कहा जाएगा। IUPAC सिस्टम क्या है, नेक्स्ट सिस्टम है IUPAC सिस्टम। अब इसमें क्या है बेटा, इसका काम ये था कि कार्बन के 3 मिलियन, ठीक है, लगभग 30 लाख से ज़्यादा क्या है, कार्बन के यौगिक हैं। अब इतने सारे यौगिक हैं और किसी के इतने नहीं हैं, कार्बन ही ऐसा खास है जिसके इतने सारे यौगिक हैं। तो अब इनका नाम रखने की समस्या आ रही थी, इनका नाम क्या रखें। तो इनके नाम को रखने के लिए एक सिस्टम बनाया जाता है, IUPAC सिस्टम, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। एक्चुअली एक और समस्या आती थी कि लोकल, जैसे इंडिया में या बाहर, कोई एक ऐसा नाम रखा जाए जिसको सारे लोग समझ सकें। तो इसीलिए ये लेवल जो था इसका वो इंटरनेशनल था, यानी कहीं पर भी जाइए सबको यही पूरा रूल चलता है। ठीक है बेटा, तो अब इसमें किया क्या गया कि इसमें कुछ रूल बनाए गए। इन्होंने पहला रूल क्या लिखा कि कार्बन के यौगिकों की संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आप उसमें गिनिए कि कार्बन है कितने, ठीक है बेटा, और कार्बन जितने हैं उस बेसिस पे इन्होंने उनके आगे के वर्ड रूट दिए। वर्ड रूट क्या था बेटा, जैसे एक कार्बन के लिए क्या दिया, मेथ, 2 कार्बन के लिए क्या दिया बेटा, एथ, 3 कार्बन के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन, और 10 के लिए क्या दिया बेटा, डेक। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने पूरा कार्बन के रूट दिए कि अगर कार्बनों की संख्या गिनी है। फिर उसके बाद पता करिए कि उसमें ग्रुप कौन सा है, यानी प्रक्रियात्मक समूह कौन सा है, ग्रुप कौन सा लगा है। अभी ग्रुप के बारे में बता रहा हूँ। फिर उसका ग्रुपों के, हर ग्रुप के इन्होंने अनुलग्न और पूर्व लग्न बताए। ठीक है, प्रीफिक्स और सफिक्स बताए। अब वो कैसे हैं, अभी आपको पहले प्रक्रियात्मक समूह समझाता हूँ। तो प्रक्रियात्मक समूह क्या है, इसको क्रियात्मक समूह भी बोलते हैं, इंग्लिश में फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं बेटा, फंक्शनल ग्रुप वो होते हैं जो किसी भी तत्व की रासायनिक जो गुण हैं उनके लिए पूरी तरीके से जिम्मेदार होते हैं। अगर आप नहीं समझ पा रहे तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, इससे आप समझ जाएंगे। जैसे अच्छा भला, ये देखिए बेटा, ये अच्छा भला मीथेन है। अच्छा भला ये क्या है बेटा, मीथेन है। ठीक है, क्यों, मीथेन है। अब इसमें केवल एक OH के लग जाने से इसकी पूरी प्रॉपर्टी क्या होगी बेटा, चेंज हो गई। ये मैथ से क्या बन गया, मेथेनॉल बन गया। देखा आपने, यानी पूरी तरीके से ये जो ग्रुप होते हैं ये जिम्मेदार होते हैं इसके रासायनिक गुणों के लिए। ठीक है बेटा, तो अब ये ग्रुप हैं कौन कौन से, ठीक है। तो पहले, और आपके सिलेबस में सिर्फ ऑक्सीजन वाले ही, ठीक है, बाकी और हैं बहुत सारे ग्रुप है, बट आपको सिर्फ इतने ही पढ़ने हैं। ठीक है बेटा, तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है क्लोरीन, हाइलाइट ग्रुप। पहले मैं बता दूं हैलोजन क्या होते हैं। हैलोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे, फ्लोरीन, ये सब आपके क्या है, हैलाइड ग्रुप या हैलोजन ग्रुप के हैं। ठीक है, अब इनका IUPAC में इनको पहले लिखा जाता है। ठीक है, इसको प्रीफिक्स बोलते हैं, पूर्व लग्न बोलते हैं। अब ये कैसे हैं, जैसे क्लोरीन का बेटा अभी मैं आगे बताऊंगा, क्लोरो, ब्रोमीन का क्या होता है बेटा, ब्रोमो। ठीक है, अब अल्कोहल का देखिए बेटा, अल्कोहल का बेटा होता है OH। ठीक है, अल्कोहल को बेटा OH, एल्डिहाइड का CHO, एल्डिहाइड का क्या हो गया बेटा, CHO। इनके पीछे क्या लगता है, इसका फॉर्मूला हो गया CHO, अल्कोहल का हो गया, इसके पीछे लगेगा बेटा ऑल। ठीक है, इसके पीछे क्या लगेगा, अल। कीटोन में क्या लगेगा पीछे बेटा, ओन। क्या लगेगा, ओन। और इसमें क्या लगेगा बेटा, ओइक। ठीक है बेटा, इसमें क्या लगेगा, ओइक एसिड। एसिड जरूर लगाइएगा, ओइक अम्ल जरूर लगाइएगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है अगला, जैसे अगर सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड के पीछे क्या लगता है बेटा, इन। डबल के लिए पीछे क्या लगता है बेटा, डबल बॉन्ड के लिए इन। ठीक है, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लगता है बेटा, आइन। क्या लगता है बेटा,
आइन, एन इन आइन, ठीक है, इसको याद रखिएगा। इतने अगर आपको क्रियात्मक समूह पता है तो आप IUPAC नाम लिखने के लिए फिट है। अब कैसे लिखा जाता है आइए मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, आपने यहाँ पर ये देख लिया था कि सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगेगा बेटा, एन। चलिए तो अब यहाँ पे शुरुआत करते हैं। एक कार्बन है बेटा, यहाँ पे कितने कार्बन है, एक। तो एक कार्बन के लिए मैंने अभी आपको क्या बोला था, मेथ, और सिंगल बॉन्ड के लिए मैंने क्या बोला था, एन। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, मीथेन। दो कार्बन के लिए मैंने क्या बोला था, एथ, और देखिए सब में सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, एथेन। तीन कार्बन के लिए क्या बोला था, प्रोप, और सब में सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन। चार कार्बन के लिए क्या हो जाएगा बेटा, ब्यूट, और सब में सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, एन। बेटा आगे उसी तरीके से पेंटेन, हेक्सेन। आगे देखिए बेटा, अभी जो आपने वो पूरी कहानी सुनी, अब उसका यूज़ करने का टाइम आ गया है कि वो जो मेथ, एथ, प्रोप, ये सब आपने गिने थे, इसको प्रॉपर आप समझिए क्या है। तो सबसे पहले बेटा हमारी हैलाइड फैमिली है, इसको हैलाइड बोलते हैं, हैलोजन बोलते हैं, ठीक है। ये जितने भी इसकी फैमिली के हैं, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ये सब इसी फैमिली के आते हैं, और इनके आगे पूर्व लगने लगता है, यानी प्रीफिक्स लगता है। अब ये प्रीफिक्स क्या है बेटा, ये देखिए, जैसे क्लोरीन का प्रीफिक्स क्या होगा बेटा, क्लोरो। ब्रोमीन का क्या होगा बेटा, ब्रोमो, ठीक है। आयोडीन का क्या होगा, आइडो। तो अब इसको कैसे करना है आइए देख लीजिए। जैसे कार्बन यहाँ पे गिनिए कितने हैं बेटा, और गलती से Cl का C मत गिन लीजिएगा, ये क्लोरीन है बेटा, ये क्या है, क्लोरीन। तो आप इसको काउंट मत करेंगे, ठीक है। तो यहाँ कार्बन कितने बेटा, 1 2 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोप। मगर इसके पहले यहाँ पे दिया है Cl, तो Cl यहाँ पे बेटा प्रीफिक्स है। Cl यहाँ पे क्या है, प्रीफिक्स, यानी पूर्व लग्न है। तो इसको Cl को हम क्या लगाएंगे बेटा, आगे, और Cl का होगा क्या, क्लोरो। तो ये क्या बन जाएगा, 3 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है, तो ये बन जाएगा क्लोरोप्रोपेन। 3 कार्बन के लिए क्या लगता है, प्रोप, और ये क्लोरोप्रोपेन। अगला बेटा क्या है, कार्बन कितने हैं, 3, और यहाँ पे लगा है ब्रोमीन, तो ये क्या हो जाएगा, ब्रोमोप्रोपेन। सब में सिंगल बॉन्ड है तो ब्रोमोप्रोपेन। आइए यहाँ से बेटा आप कुछ आपके टफ चालू होते हैं। देखिए अल्कोहल, अल्कोहल का बेटा सिंबल होता है, मतलब इसका फॉर्मूला होता है OH, और इनका अनुलग्न, देखिए बेटा अनुलग्न यानी पीछे लगेगा ये, ठीक है। तो अब यहाँ कार्बन गिनिए कितने हैं, 1 2 3, ग्रुप कौन सा लगा है बेटा, अल्कोहल, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल, क्योंकि नॉल यानी पीछे, अनुलग्न हमने कहा लगा दिया बेटा, पीछे। एल्डिहाइड है बेटा, एल्डिहाइड जरूरी नहीं है बेटा ऐसे ही बन के आए, ठीक है। एल्डिहाइड ऐसे भी बन के आता है, CHO, ठीक है। इसका फॉर्मूला CHO होता है इस तरीके से। इसके पीछे अनुलग्न क्या है, Al, तो इसका क्या बन जाएगा बेटा, प्रोपेनल। क्या बन जाएगा, प्रोपेनल। नेक्स्ट है बेटा कीटोन, कीटोन का बेटा ऐसा होता है, जहाँ पे भी आप ऐसा देखिए, और हाँ ध्यान रखिएगा कंफ्यूज कभी मत करिएगा, कीटोन के इधर आजू बाजू दोनों तरफ क्या होते हैं, C होते हैं। क्या होते हैं बेटा, C। तो इसका क्या हो जाएगा, 1 2 3, तो ये क्या बन गया, प्रोपेनोन। क्या बन गया बेटा, 3 कार्बन गिन लिया आपने, और यहाँ पे कीटोन लगा था तो इसका अनुलग्न क्या था, ओन, तो प्रोपेनोन। अगला है बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है बेटा, ओइक लगता है। क्या लगता है, ओइक। और बेटा ऐसा है तब भी आप पहचानिए, और अगर ऐसा लिख के आ रहा है COOH तब भी आप इसको पहचानिए, ठीक है बेटा। तो ये क्या हो जाएगा, 3 कार्बन, ये वाला ग्रुप, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइक, प्रोपेनोइक। बेटा अभी मैंने डबल बॉन्ड के लिए आपको क्या बोला था, इन, डबल बॉन्ड के लिए क्या लगेगा, इन। तो ये देखिए 1 2 3, ठीक है, 3 कार्बन है, तो ये क्या हो जाएगा, हाँ अभी नंबरिंग वाली कहानी मैं आपको बाद में समझाऊंगा अगले वीडियो में, जिसमें मैं प्योर IPSC की ही बात करूंगा, ठीक है। नंबरिंग का अभी नहीं खेल रखते हैं। तो कार्बन कितने हैं, 1 2 3, और डबल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा बेटा, प्रोपीन। कार्बन कितने हैं बेटा, 1 2 3, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपाइन। क्या हो जाएगा बेटा, प्रोपाइन, ठीक है, क्योंकि यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड के लिए मैंने क्या बोला था, आइन, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपाइन। अगला है बेटा कार्बन के यौगिकों की रासायनिक गुण, कार्बन के यौगिकों के रासायनिक गुण। अब रासायनिक गुण क्या है बेटा, पहला गुण क्या है, दहन, यानी कार्बन वाले जितने भी पदार्थ हैं, कार्बन हो गए या उसके जितने अपरूप हैं, सब ऑक्सीजन में दहन ऑक्सीजन में दहन करके ऊष्मा तथा
प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। मतलब जितने भी कार्बन वाले कंपाउंड हैं इनको अगर आप जलाएंगे तो आपको क्या मिलेगी बेटा, ऊष्मा एवं प्रकाश। ठीक है, ये देखिए बेटा C+O2 क्या बन गया बेटा, CO2। साथ में आपको क्या मिलेगी, हीट एंड लाइट, हीट एंड लाइट, ऊष्मा एवं प्रकाश। ठीक है, अगला है बेटा मीथेन। मीथेन बेटा CH4, अभी आपने पढ़ा है इसको, और ये क्या बन जाएगा CH4+O2, क्या दे रहा है बेटा आपको, CO2+H2O। ठीक है बेटा, ऊष्मा और प्रकाश। ये बैलेंस नहीं है बेटा, ठीक है, आप इसको मुझे बैलेंस करके दिखाइए, जो भी बैलेंस करेगा उसके कमेंट को मैं ऊपर लिखूंगा। ठीक है बेटा, पिन करूंगा, तो आप लोग इसको बैलेंस करके दिखाइए। तो कार्बन के जितने भी कंपाउंड हैं, जितने भी कंपाउंड हैं, ठीक है, जो जब जलते हैं तो क्या देते हैं बेटा, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देते हैं। क्या देते हैं बेटा, वाटर। अगला क्या है बेटा, ऑक्सीकरण, यानी कार्बन के यौगिकों में ऑक्सीकरण का भी गुण देखा जाता है। अब ये कैसे है बेटा, इसका एग्जांपल क्या है, जब एथेनॉल में, ये बेटा आपका क्या है, एथेनॉल, जरूरी नहीं है एथेनॉल का C2H5OH, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, C2H5OH, ठीक है बेटा, ये क्या है, C2H5OH। अब इसमें कोई ऑक्सीकारक मिला लीजिए, ऑक्सीकारक आप चाहे KMnO4 को ले लीजिए, चाहे आप पोटेशियम डाइक्रोमेट को ले लीजिए, किसी एक की उपस्थिति में। ठीक है बेटा, एक की उपस्थिति प्लस ऊष्मा के साथ क्या हो गया बेटा, ये तुम्हारा क्या है, एथेनॉल। और अब ये क्या बन गया, एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड। ऑक्सीकरण कैसे है भाई, देखिए इसमें एक O था, इसमें क्या हो गया, डबल O। ठीक है बेटा, तो यानी ऑक्सीजन का मतलब क्या था, ऑक्सीजन का जुड़ना। तो यहाँ देखिए एथेनॉल में क्या हो गया, एक O जुड़ के ये क्या बन गया, एथेनोइक एसिड। ठीक है बेटा, तो एथेनॉल को क्या कर दिया जाता है, एथेनोइक एसिड में ऑक्सीकृत कर देता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इनकी उपस्थिति में ये ऑक्सीकारक होते हैं, जो ऑक्सीकरण करते हैं उनको क्या बोलते हैं, ऑक्सीकारक। ठीक है, नेक्स्ट बेटा योगात्मक अभिक्रिया, यानी कार्बन वाले जो यौगिक हैं इनमें योगात्मक अभिक्रिया भी होती है। तो देखिए कार्बन के यौगिकों में योगात्मक अभिक्रिया भी होती है, जिसमें एक अणु दूसरे असंतृप्त अणु से जुड़कर एकल संतृप्त अणु बनाता है। आप नहीं समझे होंगे, आइए मैं पूरा इसको जब एग्जांपल दूंगा क्लियर समझ जाएंगे। एथीन का एथेन में परिवर्तन, एथीन का एथेन में परिवर्तन, इस नाम से भी पेपर में आता है, इसलिए मैंने कहा आपको थोड़ा सा डिटेल में बता दूं। चाहे ये लिख के आए, चाहे योगात्मक अभिक्रिया लिख के आए। ठीक है, तो देखिए बेटा ये एथीन है। एथीन बोले तो डबल बॉन्ड होगा बेटा, IUPAC पे मैं अलग वीडियो लाऊंगा। ठीक है, बार बार मैं बता रहा हूँ, शायद ये 8वीं 9वीं बार हो चुका होगा। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, एथीन, ये क्या हो गया, एथीन। और एथीन में मैंने क्या ऐड कर दिया बेटा, हाइड्रोजन। तो ये देखिए बेटा ये एथीन कैसा है, असंतृप्त है, कैसा है, असंतृप्त, और इसमें हमने क्या ऐड कर दिया, हाइड्रोजन। ठीक है, और ध्यान रखिएगा इसमें ये तब होता है जब निकिल और पैलेडियम भी हो। ठीक है, इन निकिल या पैलेडियम ये उत्प्रेरक होते हैं, उत्प्रेरक वो होते हैं जो अभिक्रिया की दर को बढ़ाते और घटाते हैं। ठीक है बेटा, तो इनकी प्रेजेंस में ये अनसंतृप्त से क्या बन जाता है बेटा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन बन जाता है। ठीक है बेटा, तो ये कार्बन की कौन सी अभिक्रिया हो गई, योगात्मक अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया हो गई बेटा, योगात्मक। बेटा इसका एक और यूज है, अच्छा इसमें हाइड्रोजन ऐड हुआ है तो इसको हाइड्रोजनीकरण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्रोजनीकरण। इसका एक औद्योगिक योग पेपर में कई बार आया है। तो बेटा औद्योगिक योग इसका क्या होता है, औद्योगिक उपयोग वनस्पति तेल में अगर हम हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं, ठीक है, निकिल और पैलेडियम की उपस्थिति में, तो वो बेटा बन जाता है वनस्पति घी। ठीक है बेटा, तो इसका इंडस्ट्रियल यूज ये है बेटा, औद्योगिक यूज ये है कि इसका वनस्पति तेल से हम क्या बना सकते हैं बेटा, वनस्पति घी बना सकते हैं। प्रतिस्थापन अभिक्रिया, यानी कार्बन के जो यौगिक होते हैं वो प्रतिस्थापन करते हैं। प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा कोई मैच खेल रहा है तो 11 खिलाड़ी खेलते हैं और एक अगर उसमें से कोई हट जाता है, ठीक है, बीमार हो गया, या भी लास्ट मैच में देखा था आपने श्रेयस अय्यर चोटिल हो गया, तो उसकी जगह पे एक तुरंत सब्स्टिट्यूट आ जाता है, क्या आ जाता है, उसकी जगह लेने। ठीक है, क्योंकि खेलेंगे तो खिलाड़ी 11 ही। तो सेम बेटा यहाँ पर भी होता है कि कार्बन में प्रतिस्थापन अभिक्रिया,
क्या होती है, वे अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें एक परमाणु समूह को दूसरे समूह के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। ठीक है बेटा, और पेपर में इसको इस तरीके से भी पूछते हैं कि मीथेन, एक इस तरीके से भी पूछा था कि मीथेन से क्लोरोमीथेन कैसे बनाए। ठीक है बेटा, बड़ा आसान है, ढंग से देखिएगा। ये क्या है बेटा, CH4, और CH4 में मैंने क्या ऐड कर दिया बेटा, क्लोरीन। क्या ऐड कर दिया, क्लोरीन। अब जैसे मैं क्लोरीन ऐड करूंगा तो यहाँ पर CH3, हाँ अब देख रहे हैं वहाँ कार्बन कितने थे, 4, अभी क्या है 3, यहाँ पे कितने हो गए, सॉरी कार्बन बोल रहा हूँ, हाइड्रोजन वहाँ कितने थे 4, अभी कितने बचे 3, तो यानी एक हाइड्रोजन कहाँ गया। अब अगर गया तो उसकी जगह किसने ली, तो उसकी जगह ली बेटा क्लोरीन ने। किसने ली, क्लोरीन ने। और यहाँ पर वो जो H हटा था अब वो जाके कहीं और बैठेगा। ठीक है, तो वो इसके साथ जुड़ गया, क्या बन गया, HCl। तो और ये प्रेजेंस कब हो, ये रिएक्शन कब होती है, सूर्य की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर क्या हुआ, एक, अच्छा हाँ ये बन क्या गया बेटा, ये बन गया आपका क्लोरोमीथेन। अगर आपको क्लोरीन मीथेन क्लोरोमीथेन ऐसे देखने की आदत है तो मैंने ऐसे बना दिया। ठीक है, ये देखिए, ये भी आपका क्या है, क्लोरोमीथेन। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, अच्छा ये रिएक्शन इतने पे नहीं रुकती है, और आगे तक चलती है। कैसे चलती है, CH3Cl + Cl2। ठीक है, अगर पेपर में आता है पूरा 4 मार्क्स का तो आप पूरे डिटेल में लिखिए। ठीक है, इसको तो यहाँ 3 है, तो बेटा अभी क्या हुआ, इसने एक और देख रहे हैं, यहाँ 4 थे तो कितने बचे 3, अभी 3 थे कितने बचे 2, अब यानी 2 हाइड्रोजन हट गए, उनकी जगह की किसने ले ली बेटा, क्लोरीन, 2 क्लोरीनों ने, और ये क्या बन गया बेटा, HCl। फिर से बेटा ये रिएक्शन को और आगे करिए तो क्या हो जाएगा, Cl2। ठीक है बेटा, तो इसमें क्या होगा, क्या बन जाएगा, CHCl3। ठीक है बेटा, यानी अभी थे 4 से 3, 3 से 2, 2 से अभी 1, और जितने हाइड्रोजन हटते जा रहे हैं उनकी जगह नए क्लोरीन लेते जा रहे हैं। और ये देखिए बेटा, फाइनली आखिरी दम तक मानी नहीं हार, और हुआ क्या, सारे हाइड्रोजनों को प्रतिस्थापित कर दिया गया क्लोरीन के जरिए। ठीक है, और ये क्या बन गया है, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि ये क्या बन गया है अब। ठीक है, तो नेक्स्ट है बेटा एथेनॉल। ठीक है, एथेनॉल क्या है, बहुत ढंग से समझिएगा, अच्छे खासे नंबर ये दे के जाता है, एक प्रॉपर्टी इसकी लगभग पेपर में ज़रूर आती है। एथेनॉल क्या है, एथेनॉल को बेटा हम एथिल अल्कोहल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एथिल अल्कोहल। ठीक है, और ये एक महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक है। इसका सूत्र बेटा आप देख लीजिए, C2H5OH, ऐसे आपको देखने की आदत है, ऐसे भी बेटा लिखा जा सकता है। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, आगे देखिए बेटा, तो इसका रासायनिक सूत्र क्या हो गया, C2H5। अन्य नाम बेटा इसका क्या है, एथिल अल्कोहल। शराब नहीं कहते बेटा इसको, बट इसको अल्कोहल बोलते हैं। ठीक है, शराब में ये पाया जाता है। ठीक है, जितनी भी शराब होती है हर शराब में ये होता ही होता है, इसके बिना शराब नहीं बन सकती। ठीक है बेटा, तो इसके गुण क्या है, भौतिक गुण, ये रंगहीन है बेटा, ज्वलनशील है, रंगहीन का मतलब ये सफ़ेद है, और ज्वलनशील जैसे ही इसमें आग लगाओगे तुरंत जलने लगता है। विशेष गंध होती है, तीक्ष्ण गंध होती है। ठीक है, और ये पानी में आसानी से क्या हो जाता है, घुल जाता है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्या है बेटा, एथेनॉल के रासायनिक गुण। एथेनॉल के रासायनिक गुण, अब एथेनॉल क्या के रासायनिक गुण बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार आए हैं। ठीक है, और एक एक करके सारे अब समझ लीजिए। तो मैंने आपको पहले बताया था कि कार्बन वाले जितने कंपाउंड हैं, ठीक है, ये जलते हैं तो क्या रहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, साथ में बेटा क्या रहते हैं, ऊष्मा। तो भाई ये भी कार्बन का यौगिक है, तो ये क्या दे रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, और साथ में क्या दे रहा है, ऊष्मा। ठीक है बेटा, अब ये पेपर में कई बार आया है, घुमा के भी पूछते हैं कि एथेनॉल से एथीन कैसे बनाए, या इसके निर्जलीकरण की अभिक्रिया पूछ ले। तो ये बेटा क्या है, एथेनॉल है। तो एथेनॉल का क्या हो गया बेटा, C2H5OH। ठीक है, इसको हमने गर्म कर दिया किसके साथ, H2SO4 के साथ, H2SO4 के साथ, और यहाँ पे बेटा क्या बन गया, एथीन। मैंने इस तरीके से बना दिया क्योंकि आपको एथीन ऐसे देखने की आदत है। एथीन को ऐसे भी लिखा जा सकता है, C2H4। ठीक है, और साथ में इससे क्या निकला बेटा, H2O। तो यहाँ पे हमने इसका क्या कर दिया, निर्जलीकरण। क्या कर दिया बेटा, निर्जलीकरण। निर्जलीकरण का मतलब इससे अब पानी क्या हो गया बेटा, बाहर हो गया।
नेक्स्ट है बेटा एस्टरिफिकेशन यानी एस्टरीकरण। एस्टरीकरण क्या होता है? एस्टरीकरण जो होता है आपका, इसमें क्या करते हैं, एथेनॉल को, ठीक है, ये जो हमारा एथेनॉल है और ये वाला जो अम्ल है, ये वाला कौन सा अम्ल है बेटा, CH3COOH यानी एसिटिक एसिड कहिए या अभी अभी ताज़ा ताज़ा आप IUPAC पढ़े हैं तो आप एथेनोइक कहिए, ठीक है, इसको क्या कहिए, 2 कार्बन COOH, ठीक है, तो ये क्या हो गया बेटा, एथेनोइक, और इसको ऐसे गर्म कर दीजिए, ठीक है, इसके साथ मिला दीजिए, सॉरी, तो इसको जैसे ही बेटा मिलाएंगे, ठीक है, तो क्या बनेगा, देखिए ये रिएक्शन बेटा बहुत सारे लोग बड़ा डिफिकल्ट समझते हैं, तो मैं बता दूं ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। यहाँ से आपने क्या काट लिया, C2H5, क्या काट लिया बेटा, C2H5, और इधर से बेटा आप क्या काट लीजिए, C2H5 COO, थोड़ा सा ऐसे लिख लिया, और ये क्या बन गया, CH3, ठीक है, और ये जो आपके बचे थे OH और ये H, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, H2O, ठीक है, ये जो बन के तैयार होता है इसी को बेटा हम क्या बोलते हैं, ईस्टर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ईस्टर, ठीक है, और इसमें बेटा उत्प्रेरक की उपस्थिति होती है, ठीक है, ये एसिटिक, हाँ, तो ये बेटा आपका क्या बन गया, ईस्टर, इसको बेटा एथिल एसीटेट कहते हैं, ठीक है, ये आपका क्या है, एथिल एसीटेट, या आप इसको ईस्टर कहिए, और ये एक सुगंधित यौगिक है, यानी इसका यूज़ परफ्यूम बनाने में किया जाता है। लास्ट बेटा सोडियम के साथ क्रिया, सोडियम के साथ क्रिया, लास्ट नहीं है शायद, इसके बाद अभी 2 प्रॉपर्टी और होंगी इसकी, नहीं है, ठीक है, आइए, तो सोडियम के साथ क्रिया क्या होती है, एथेनॉल सोडियम के साथ क्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। अगर आप यूपी बोर्ड के पुराने सेट देखेंगे तो उनमें आपको ये रिएक्शन मिल जाएगी कि एथेनॉल की किसी धातु से क्रिया, अब अगर पेपर में आ गया किसी धातु, और तुमको याद है कि सोडियम, भैया सोडियम भी तो धातु है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, इसने इसके साथ रिएक्ट किया, देखिए रिएक्शन कितनी आसानी से, ठीक है, C2H5O, और Na इसकी जगह पे जाके लग जाएगा, क्या बन जाएगा बेटा, Na, क्या हो गया, Na, और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बेटा क्या हो जाएगा, अलग, आपको मैंने शुरुआत में बताया था हाइड्रोजन डबल बॉन्ड बना के अपना घर बसा के रहता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, H2, अब इस H2 के चक्कर में पूरी रिएक्शन क्या हो गई, डिसबैलेंस हो गई, तो बेटा 2 से सब तरफ क्या कर लीजिए, मल्टीप्लाई, और देखिए रिएक्शन क्या होगी, बैलेंस, और ये बना क्या बेटा, सोडियम एथॉक्साइड, ठीक है, और गैस कौन सी निकली, हाइड्रोजन। अच्छा, हाइड्रोजन गैस जब निकलती है तो कैसा साउंड आता है, ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगला क्या है बेटा, ऑक्सीकरण, बेटा ये मैंने आपको अभी वहाँ पर भी बताया था जब रासायनिक कार्बनिक यौगिकों के मैं गुणधर्म बता रहा था, तो बेटा ये बिल्कुल सेम है, तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं कि एथेनॉल, भाई क्योंकि एथेनॉल आया है तो एथेनॉल से यहाँ पे क्या बना, एथेनोइक, इसीलिए आपको यहाँ दोबारा देखने को मिला। चलिए, एथेनॉल के यूज क्या है बेटा, अब एथेनॉल के यूज क्या क्या देख लीजिए। एथेनॉल एक मादक पदार्थ है, मादक पेय का मतलब जिसको पी के नशा चढ़ जाए, ठीक है बेटा, तो इसको जितने भी मादक पदार्थ होते हैं उनमें मिलाकर बनाया जाता है, जैसे शराब, बियर, स्पिरिट। इसका उपयोग बेटा ईंधन के रूप में भी करते हैं, ईंधन मतलब जो गाड़ियों में पड़ते हैं, ठीक है, जलाए जाते हैं ईंधन के रूप में। अभी आपने देखा था E20, जो E20 जो था पेट्रोल बड़ा चर्चा में था, ठीक है, उसमें ईथेन में E20 में था क्या, 80% हमारा पेट्रोल रहेगा और 20% क्या रहेगा, एथेनॉल। तो इससे फ़ायदा ये था कि पेट्रोल के जो दाम है वो थोड़े कम हो जाएंगे, ठीक है बेटा। तो इसके बाद क्या है, एथेनॉल एक अच्छा विलायक है, ठीक है, तो बहुत सारे रासायनिक यौगिकों को घोलने के लिए, पेंट, वार्निश, सफाई में भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है बेटा। इससे कीटाणुनाशक के रूप में भी यूज़ किया जाता है। अभी आपने देखा था कोरोना के टाइम में क्या होता था, लोग सैनिटाइज़र की बोतल रखते थे और हर सैनिटाइज़र में एथेनॉल होता ही होता था, यानी उसके अंदर कीटाणुनाशक के भी गुण थे। औषधि बेटा, इससे दवाइयाँ भी बनाई जाती हैं। अभी देखिए लगातार चर्चा में था कफ सिरप, तो जितने भी कफ सिरप थे उनमें क्या किया जाता था, एथेनॉल का यूज़ किया जाता था, ठीक है। तो अभी भी किया जाता है, आगे भी करता जाएगा, हालांकि किया जाता था नहीं।
एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड क्या होता है? एथेनोइक एसिड का दूसरा नाम क्या है बेटा? एसिटिक एसिड, ठीक है। अच्छा मैं बता दूं, ये जो एथेनोइक है ना, ये आईयूपीएसी नेम है और इसका जो रासायनिक नेम है वो एसिटिक एसिड है, ठीक है बेटा। तो इसको एसिटिक एसिड भी कहा जाता है, ये रंगहीन है, ठीक है, और सिरके का मुख्य घटक है। जितने भी आपने विनेगर सुने, विनेगर यानी सिरका, उनमें ये पाया ही जाता है। जैसे एथेनॉल शराब की शान है, वैसे ही जितने भी सिरके होते हैं, विनेगर, उनकी शान एसिटिक एसिड है, ठीक है बेटा। तो इसको हम क्या बोलते हैं? एसिटिक एसिड, सिरके का अम्ल, ठीक है। ये रंगहीन है, तीखी गंध है, स्वाद इसका खट्टा। अच्छा, स्वाद इसका खट्टा मतलब ये एक अम्ल है। अच्छा, पहले ही से दिया है अम्ल है, ओके। पानी में घुलनशील, जैसे ही पानी में डालेंगे तुरंत ये घुल जाता है, मगर ये एक कमजोर अम्ल है। कमजोर अम्ल का मतलब क्या है कि इसको जब आप थोड़ा पानी में डालेंगे तो ये पूरी तरीके से आयनित नहीं होता है, ठीक है। इसमें OH आयनों की सांद्रता क्या होती है? कम होती है, इसीलिए बेटा ये क्या है? कमजोर अम्ल है। आगे देखिए बेटा, एथेनोइक एसिड के रासायनिक गुण, ठीक है। पहला है लवण का निर्माण। तो बेटा ये एक अम्ल है और ये एक क्षार से क्रिया करेगा। NaOH क्या है बेटा? क्षार। जब क्षार से क्रिया करेगा तो बेटा क्या बनाएगा? लवण तथा जल। क्योंकि याद करिए, उदासीनीकरण अभिक्रिया में मैंने क्या बताया था कि कोई भी अम्ल है अगर वो क्षार से रिएक्शन करता है तो वो क्या देता है बेटा? लवण तथा जल, ठीक है बेटा। और ये बन क्या गया बेटा? सोडियम एसीटेट। क्या बनाता है बेटा? सोडियम एसीटेट, ठीक है। एस्टरीकरण क्या है बेटा? एस्टरीकरण मैंने अभी आपको वहां पर समझाया था कि जब एथेनॉल, ठीक है, लाइए मैं फिर से बता दूं, एथेनॉल, ठीक है, एथेनॉल को क्या करते हैं? किसके साथ रिएक्ट कराते हैं? एथेनोइक एसिड के साथ, COOH। तो क्या बनता है? एस्टर, ठीक है। क्या बनता है? एस्टर। और इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? एस्टरीकरण। इस रिएक्शन को बेटा आप पूरा करके दिखाइएगा, मैं एक बार बता चुका हूं। तो बेटा अगला है सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ क्रिया, ठीक है। तो जो तो आपका एथेनोइक एसिड है यानी एसिटिक एसिड है, अगर ये सोडियम बाइकार्बोनेट याद करिए, आपने अम्ल क्षार लवण वाले में पढ़ा था, इसका घर का नाम क्या है बेटा? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो जब एथेनोइक एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो बेटा ये क्या बनाता है? लवण तथा जल और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है बेटा। देख रहे हैं? तो यहाँ पे क्या बन गया? ये CH3C डबल यानी सोडियम एसीटेट, ठीक है बेटा। क्या बन जाता है? सोडियम एसीटेट, ठीक है। और सेम चीज बेटा, अब चाहे वो बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करे और चाहे वो सोडियम कार्बोनेट के साथ करे, दोनों स्थिति में वो क्या बनाता है? सेम टू सेम चीज। देखिए यहाँ पर भी वही, यहाँ पर भी वही। तो आपका एथेनोइक एसिड, और बेटा आपको मैं बता दूं, इसमें दो प्रॉपर्टी, चाहे एथेनॉल किया है चाहे एथेनोइक किया है, आती ही है, ठीक है। इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। क्या बन गया? सोडियम एसीटेट, ठीक है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट दो और ये दो चार प्रॉपर्टीज मैंने अब तक बताई। नेक्स्ट है बेटा साबुन। साबुन क्या होता है? ठीक है, अब साबुन क्या होता है ये भी मुझे बताना पड़ेगा। चलिए, आपको सबको पता है साबुन कहाँ होता है, तो साबुन कहाँ की शान है? हर बाथरूम की शान कौन है? साबुन। तो अब ये बनता कैसे है ये मगर आपको बताना पड़ेगा। तो वसा तेल, ठीक है, वसा या तेल को क्षार के साथ गर्म करके, ठीक है, वसा तेल को क्षार के साथ गर्म करके, ठीक है, हम क्या बनाते हैं बेटा? साबुन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? साबुन। और इसको बनाने की जो प्रक्रिया है उसको बेटा हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं साबुनीकरण। उसको क्या बोलते हैं बेटा? साबुनीकरण। यानी ये साबुन बनाने की जो प्रक्रिया है इसको साबुनीकरण बोलते हैं। अब ये बनता कैसे है? देखिए बेटा, सबसे पहले हमने को क्या लेना होगा? वसा या तेल, जो भी आप ले लीजिए, ठीक है। फैट से बनाए जाते हैं, फैट जो होते हैं चर्बी, उससे साबुन बनाया जाता है। कुछ वेजिटेबल्स होते हैं, ठीक है, वेजिटेबल ऑयल से भी बनाया जाता है। तो वसा ले लिया और इसमें बेटा हमने क्या मिला लिया? क्षार। और जैसे ही मिलाते हैं बेटा, ठीक है, क्या बनता है? ग्लिसरॉल। क्या बनता है बेटा? ग्लिसरॉल। और साथ में क्या बन के तैयार हो जाता है? साबुन बन जाता है। क्या बन जाता है बेटा? साबुन। ठीक है। अब दो क्षार है बेटा, यहाँ पे आप कोई भी ले सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब ये वसा का फॉर्मूला क्या होता है, और इसी रिएक्शन को साबुनीकरण रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो पेपर में बेटा ढंग से लिखिएगा, ये कई बार आ चुकी है। तो ये होती कैसे है, ये देखिए बेटा, फैट का मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, CH2COO C17H35।
अगला क्या बेटा, CH3OO C17H35, CH2COO C17H35, ये हमारा किसका फॉर्मूला हो गया, वसा का। ठीक है बेटा, क्षार कोई भी ले सकते हैं बेटा, मैंने यहाँ पे NaOH लिया है, क्या लिया है, NaOH। अब ये आपका बनेगा ग्लिसरॉल। देखिए बेटा, इतनी ये जो 3 है इनको आप यहाँ से काट लीजिए, कितने हो गया, CH2CHCH3, बेटा ये 3 है। ठीक है बेटा, ये क्या है, 3, तो यहाँ पे 3 NaOH होगा, तो इसके साथ ये क्या लग गया, ये देखिए, अब इसके साथ OH OH OH। ठीक है बेटा, अब जो इतनी रिएक्शन बची 1 2 3, ठीक है, और ये क्या बन गया 3 C17H35COO, और साथ में उसके जाके क्या लग गया बेटा, Na, क्या लग गया, Na। इसी को बेटा हम क्या बोलते हैं, सोडियम एस्टीरेट, या यही आपका साबुन के फॉर्म में बनके क्या हो जाता है, साबुन बनके तैयार हो जाता है। और इस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, सोपोनिफिकेशन, यानी साबुनीकरण। कई बार पेपर में बेटा आया है, तो इसको आप ढंग से देखिएगा। तो साबुन की संरचना, यानी साबुन बनता कैसे है, साबुन की संरचना, ठीक है, क्या है। तो अभी आपने साबुन का फॉर्मूला देखा, C17H35COO अगर आप देखें तो साबुन में आपको 2 हिस्से दिख रहे हैं, एक लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला और साथ में एक इसका बेटा आयनिक भाग। ठीक है, तो साबुन में 2 भाग होते हैं, एक लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला, ठीक है, और दूसरा क्या होता है बेटा, आयनिक सिरा। भाई जैसे पानी में घोलोगे ये आयनिक क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। ठीक है, Na+CO-, ठीक है बेटा, इस तरीके से। तो कार्बन के साबुन के कितने भाग हैं, 2 प्रमुख भाग है, एक लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला, और ये जो बेटा होता है ये हाइड्रोफोबिक होता है। कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक। फोबिक का मतलब होता है जो डरे। ठीक है, हाइड्रोफोबिक यानी वाटर से डरे। ठीक है, तो ये जल से डरते हैं, और जब जल से डरेंगे तो ये प्यार किससे करते हैं, तो बेटा ये वसा में घुलनशील है। ठीक है, ये हाइड्रोफोबिक है, बट वसा में क्या, यानी फैट में क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं। फैट में क्या होते हैं बेटा, घुल जाते हैं। और ये भाग क्या करता है, तेल और गंदगी को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है। जबकि जो दूसरा सिरा बेटा है आयनिक वाला, ठीक है, ये हाइड्रोफिलिक होता है। वो हाइड्रोफोबिक था, यानी पानी से डरता था और वसा में घुलनशील था। ये बेटा क्या है, हाइड्रोफिलिक, ये बेटा वसा से डरता है, पानी में घुलता है। ठीक है बेटा, ये किस में घुलता है, पानी में। ठीक है, ये पानी को और अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है। ठीक है, तो ये साबुन की क्या होगी बेटा, संरचना। ठीक है, अब इसको बेटा, इसको रिप्रेजेंट किया कि कैसे किया जाता है, इस तरीके से, ऐसे ऐसे लंबी चेन बना दी है। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, जो लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है, और ये बेटा क्या दिखाता है, आगे आयनिक भाग को। किसको दिखाता है बेटा, आयनिक भाग को। ठीक है, चलिए बेटा, मिसेल क्या होती है। मिसेल आपको मैं बताऊं, अब अगर आपने साबुन की वो समझ चुके हैं पूरी तरीके से साबुन का स्ट्रक्चर क्या है, तो आपको मिसेल बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। सपोज साबुन को जैसे ही पानी में घोलते हैं, ठीक है बेटा, तो हाइड्रोफोबिक पूंछें, जो उसकी हाइड्रोफोबिक पूंछें थी, कौन सी, C17H35 वाली, ठीक है बेटा, वो एक साथ अंदर की ओर एकत्रित हो जाती है। ये देखिए बेटा, एक साथ क्या हो गई, अंदर की ओर एकत्रित हो गई। ठीक है, और जो हाइड्रोफिलिक है, यानी हाइड्रोफिलिक, ये जो आयनिक वाले भाग थे, वो बेटा जो थे वो कहाँ है, बाहर की तरफ है। देख रहे हैं, ये जो लंबी चेन थी, ये एक तेल की बूंद है। देखिए, तेल की बूंद पे कैसे ये हाइड्रोफोबिक वाले क्या हो गए, झपट पड़े। ठीक है बेटा, इस तरीके से, यानी हाइड्रोफोबिक वाला, यानी जो लंबी कार्बन श्रृंखला है वो किधर होती है, अंदर, और जो आयनिक भाग होता है वो बेटा कहाँ होता है, बाहर की तरफ। वो कहाँ होता है, बाहर की तरफ। तो ये जो हाइड्रोफोबिक पार्ट था, ये कपड़े से जहाँ कहीं भी तेल होता है, तेल, वसा, इसको साफ करके गंदगी को क्या करता है, बाहर निकाल लेता है। ठीक है बेटा, और जब आप किसी चिकनी सतह पर साबुन लगाते हैं तो ये हाइड्रोफोबिक पूंछें तेल और गंदगी के कणों को क्या कर लेती हैं, घेर लेती हैं। ठीक है, और जबकि हाइड्रोफिलिक सिरे,
ठीक है, पानी के साथ ही जुड़े रहते हैं। ठीक है, और इस तरीके से बेटा आपका जो कपड़ा है वो आसानी से क्या हो जाता है, धुल जाता है। वसा, धूल, गर्दा, मिट्टी सब उस कपड़े से क्या हो जाती है, हट जाती है। तो मिसेल बेटा मैं कहूँगा फिर से, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हल्के में मत लीजिएगा। ठीक है बेटा, ओके। तो आप यहाँ तक अगर आ गए हैं तो आपने पूरा वीडियो देखा है, और अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करिएगा, लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए। जय हिंद, जय भारत, और मिलते हैं अगले एपिसोड में।